तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3, है ना, जिसका बेसब्री से इंतजार था। कई छात्रों ने मुझे बहुत बार मैसेज कर करके परेशान कर दिया है ना। तो फाइनली हम लोग लेके आए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, अगर आपको याद हो, कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चा, ये ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर, है ना। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका पूरा बॉडी खाली एक ही सेल का बना होता है ना। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ढेर सारे सेल्स होती हैं। उनमें क्योंकि एक ही सेल होता है तो उसके अंदर के सारे फंक्शंस, मतलब उस बॉडी के उस ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे वो कुछ और हो, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। बट नॉट इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, है ना, इनके अंदर ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं और सारी सेल्स का अपना एक फंक्शन होता है ना। कलेक्टिवली सारी सेल्स का फंक्शन को कलेक्टिवली हम लोग उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन आता है। हर एक सेल्स का अपना फंक्शन होता है। इसी चीज को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। लेबर का मतलब यहां पर कई बार हम लोग गांव में, घर में, अपने मोहल्ले में, घर में काम लगता है तो हम लोग लेबर पकड़ के लाते हैं। एक्चुअली वो लेबर नहीं होता, है ना। लेबर मतलब होता है काम, श्रम। जो वो आदमी को पकड़ के लाते हैं हम लोग उसको लेबर बोलते हैं। लेबर नहीं है, लेबरर है वो। लेबर इज अ वर्क, और वो उस वर्क को करने वाला लेबरर होता है। जैसे ड्राइव करने वाला ड्राइवर, वर्क करने वाला वर्कर, है ना, एडिट करने वाला एडिटर। इसी तरह से लेबर करने वाले को लेबरर कहा जाता है। लेबर मतलब एक्चुअली काम होता है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है कहां पर? सेल्स में। देखो लिखा है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यही बारे में तो हर एक सेल अलग काम उसका होता है। शोइंग डिवीजन ऑफ लेबर, इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। दिस डिवीजन इंश्योर्स वेरियस पार्ट्स वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। डिवीजन ऑफ लेबर होने मतलब काम का बंटवारा हो जाना। आपका अगर एक कॉम्प्लेक्स कंबाइंड फैमिली है तो उसमें ढेर सारी महिलाएं, बच्चे होते हैं, अगर सबको काम बांट दिया जाए, क्योंकि एक ही को का सारा काम दे देंगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा वो, है ना। अगर हम लोग सारा काम बांट के देंगे, किसी का कुछ काम, किसी कुछ काम, किसी कुछ काम, और सब मिलकर के पूरे घर का काम हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन शॉर्ट। सिमिलरली कह रहे हैं विद इन अ सिंगल सेल देयर आर सेल ऑर्गेनल्स। हर एक सेल के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, है ना। ईच विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनल का एक अपना खुद का काम होता है, और वो सारे सेल ऑर्गेनल वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन अ सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे बात करें हम लोग एक एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनल्स का एक एग्जांपल है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है भैया? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, है ना। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट मालूम है आपने, पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस, है ना। जब प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, उसमें क्लोरोप्लास्ट का रोल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का ये काम हो गया, है ना। लाइसोसोम हमारे पास अगला है। ये क्या करता है? ये वेस्ट रिमूवल का लिए काम करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लाइसोसोम खा जाता है, खत्म कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा कि वो एनर्जी फॉर्म करता है। इसको, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये एनिमल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस दिया गया है ना। एनिमल सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं और प्लांट सेल में क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखो, तो ये एक एनिमल सेल आपके सामने बना हुआ है ना। इसमें एक ये ऊपर के कुछ स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं। ये क्या है? ये माइक्रोविलाई बोलते हैं इसे। माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन इनका काम होता है। एक ये सबसे बाहर का लेयर है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। ये सेंट्रियोल है कुछ अंदर। ये पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम जो आपने पढ़ा, राइबोसोम, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये रफ टाइप भी होता है और स्मूथ भी होता है। यहाँ रफ लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए स्मूथ लिखा हुआ है। न्यूक्लियस के बाहर का जो लेयर होता है या मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। इसको कई बार न्यूक्लियोलस या सिंपल भाषा में इसको न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का भी ये सेंट्रल पार्ट है।
और सबसे बीच का ये बड़ा पार्ट जो है ये पूरा दिख रहा है अंदर अंदर, है ना, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है ना। इन सब का काम हम लोग डिटेल में आगे आगे पढ़ेंगे। अभी मूविंग टूवर्ड्स द प्लांट सेल के बारे में बात करें तो तमाम चीजें आपको ऐसी दिखेंगी, लाइसोसोम हो गया, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ और स्मूथ दोनों। बस यहाँ पर ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट को ओपन करके दिखाया जा रहा है, इसके अंदर थाइलाकोइड और ग्रैनम दो टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ग्रैनम नहीं लिखा है यहाँ पर, खाली थाइलाकोइड के बारे में चर्चा की है। न्यूक्लियस यहाँ भी था, इधर भी है, गोल्गी एपिटस उधर भी था, इधर भी है, न्यूक्लियर एनवलप उधर भी था, इधर भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है ना। बस अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, देखो, एक तो एक्स्ट्रा ये मिला हमको, है ना, दूसरा एक ये मिला, एक उसी के साथ सेल वॉल जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। और आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एनिमल और प्लांट में मेन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल का ही है ना, ये सेल वॉल है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट अभी हमने बताया, है ना, और साइटोप्लाज्म होता ही है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या मिला, एक क्लोरोप्लास्ट मिला और एक सेल वॉल मिला। दो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, है ना। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कोई भी सेल होगा उसके अंदर ये तीन पार्ट, सेल होगा उसके अंदर तीन पार्ट होना तय। कौन कौन सा पार्ट भैया, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, और एक न्यूक्लियस होगा बड़ा सा बीच में, और सबसे बाहर उसके अंदर लिक्विड कंटेंट भरा होगा, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लिखा है देखो यहाँ पर, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म और लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस। देखिए अब यहाँ तो प्रोटोप्लाज्म नहीं लिखा था, फिर ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखिए एक ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर भी एक तरह का कंटेंट पाया जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है भैया, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये लिक्विड कंटेंट है सेल के अंदर का, है ना, और यही इसी की वजह से लाइफ का एग्जिस्टेंस है ना। प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है, देखो 75% तो इसमें खाली खाली पानी है, इसमें क्या है 75% सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है, और 10 से 15% इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, है ना। 2 से 10% इसमें क्या है, प्रोटीन्स अवेलेबल है, कुछ थोड़ी मात्रा में फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आगे बात कर रहे हैं, ब्रॉडली द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज नोन एज एडिशनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम लोग, सबसे बाहर लेयर जो है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जबकि प्लांट की अगर बात करें, है ना, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक लेयर होती है जिसको आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, और हमने अभी बताया इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको सेल वॉल बोलते हैं ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होती है, एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही है सब में, लेकिन उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली लेयर को सेल वॉल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक स्ट्रक्चर सबसे पहले को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है, ऐसा होता है, देख लो भैया, है ना, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, समझा रहा हूं सब चीजें, देखो पढ़ो क्या लिखा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। किसी भी सेल का सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। पतली होती है, ये इलास्टिक होता है, मतलब कि थोड़ा सा फैल भी सकती है ना, थोड़ा फैल भी सकती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या मतलब है, परमिएबल होने का मतलब यह होता है कि उसके आर पार कोई चीज जा सके, है ना। सेलेक्टिवली पर मतलब सेलेक्टिव होकर के जा सके, हर चीज नहीं जाएगी, है ना, कुछ कुछ चीजों को अंदर आने दिया जाएगा, कुछ कुछ चीजों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा, इसी को सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा करता क्या है, इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। लेकिन ये काम कैसे होगा, सेलेक्टिवली होगा, सब सारे मटेरियल्स को अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ सेलेक्टिव होकर के कुछ कुछ जाने की अलाउड है। किस किस का एंट्री एग्जिट होता है यहाँ पर, मटेरियल्स का। और क्या होता है यहाँ पर, अलाउइंग सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स। कुछ को अंदर जाने दिया जाता है, सबको, कुछ को बाहर जाने दिया जाता है, मतलब सबको अंदर नहीं जाने देने, मतलब ये, ठीक है। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज विजिबल
70 एंगस्ट्रॉम इसका जो थिकनेस है वो है इसका, तो दिख जाता है हमको आमतौर पर। और जब मतलब 70 एंगस्ट्रॉम हो तो दिखेगा। 70 एंगस्ट्रॉम को ही 70 नैनोमीटर भी कहा जाता है। ये जो इसकी पूरी चौड़ाई है ना, ये लेयर है इसकी पूरा यहां तक की पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, 70 एंगस्ट्रॉम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, कैसे बना होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है और इसमें कुछ पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। ठीक है क्या, और ये दिखता है थोड़ा, एडिटर भाई साहब हमारे इसको थोड़ा ऊपर बनाया करिए आप। यहाँ पर इसको हम लोग देख सकते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा जा सकता है। सेल के अंदर हमने बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नॉल एंड रस्का भाई साहब ने किया था, दोनों लोगों ने मिलकर के। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किया गया उसके बाद से बायोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग छोटे से छोटे स्ट्रक्चर को भी देखा जा सकता है। हमारे पास डीएम में एक शख्स ने मैसेज किया कि जो सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, क्या इससे एटम देखा जा सकता है, केमिस्ट्री वाला एटम बात करते हैं हम लोग, है ना। तो आपको बता दूं भैया, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी इतनी मैग्निफिकेशन पावर होती है कि किसी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन देखा जा सके। इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होता है, एटम के अंदर ही तो होता है वो। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारी सेल्स, सेल्स में पाए जाते हैं सब सेल्स, सब सेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जब देखा सकते हैं तो ऐसी बात है बड़ी चीज को देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या आपको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सारा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है, इसलिए नाम रखा गया उसका। इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं तभी तो ये सब भी हम लोग देख लिया, सेल के अंदर तक घुस गए, है ना। तो हम बात करें, देखो ये लिपिड बाइलेयर लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक पहला लेयर है ऊपर का, है ना, लिपिड का बना हुआ है। ये कौन सा लिपिड भैया, ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एक ऊपर फॉस्फोलिपिड की लेयर, एक नीचे फॉस्फोलिपिड की लेयर, इसीलिए दो लेयर हो गए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बाइलेयर। लिपिड का बाइलेयर यहाँ पर पाया जाता है। और बीच में कौन सा पार्ट है, ये सारा पार्ट बीच वाला क्या किस चीज का बना होता है, ये प्रोटीन्स का बना होता है। देखो ना प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हायर क्लासेस में, अभी क्योंकि ये 9th का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए इसमें बहुत कम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब ये 11th क्लास में पहुंचेंगे तो इसी मॉडल में हम लोग एक पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल, है ना। सैंडविच मॉडल में जिस साइंटिस्ट ने सैंडविच मॉडल दिया उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड और बीच में क्या है, प्रोटीन। सैंडविच भी तो ऐसे ही होता है ना, एक ऊपर ब्रेड एक नीचे ब्रेड, बीच में कुछ भी भर दो, कुछ ना हो तो चीज भर दो, नमक लगा लो, कुछ भी लगा लो, बीच में कुछ भी होगा, तो इसको सैंडविच मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो लिपिड इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन जो होती है कई तरह के पाई जाती है। इसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है बीच में, कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं, है ना, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स बीच में होती हैं। हायर क्लासेस में इन सब के स्ट्रक्चर्स का अलग अलग रोल होता है, आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये इनसाइड ऑफ सेल है, साइटोप्लाज्म इसमें ढेर सारा भरा पड़ा है, साइटोप्लाज्म में बीच में ये है कहीं पर। ठीक है, जैसे ये पूरा में है, एक सेल पूरी ऐसी है तो ये पूरा ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, ये चारों तरफ ऐसे पाया जाता है। तो ये बीच का इनसाइड ऑफ सेल हो गया साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सेल के जब ऊपर से सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे कि कोई भी चीज इसमें गड़बड़ी ना हो। इट सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड परफॉर्म एक्टिविटीज सच एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, है ना। बाहर वाले एनवायरनमेंट से इसको ये अलग बना देती है, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को। और ये इसमें दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, क्या क्या भैया, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। ये दोनों क्या है आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल एंड ऑर्गन। सेल और उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स है, ऑर्गन्स नहीं भैया, ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल और ऑर्गेनल्स को अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि गड़बड़ी ना हो। इट हेल्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं और एक्सोसाइटोसिस में। एक्सोसाइटोसिस ये गलत लिखा हुआ है ना, एडिटर भाई साहब ध्यान दीजिएगा आगे से। तो यहां पर एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है, ये तीनों चीज क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी देखो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को ले जाना, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। एक्टिव और पैसिव दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब कहीं पर कुछ पैसा खर्च हो, मतलब यहाँ पर एनर्जी खर्च हो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब एटीपी खर्च करके कोई काम हो रहा है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं।
जब फ्री फंड में कोई काम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना। अभी बॉल को ऊपर से नीचे गिराना है, छोड़ दीजिए, बस कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, है ना। ये एक तरह का पैसिव प्रोसेस हुआ। लेकिन नीचे से ऊपर फेंकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह का एनर्जी लगाना पड़ेगा, एक फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी वही कहा है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल के अंदर कोई चीज को जाना। एक्सोसाइटोसिस मतलब होता है सेल के अंदर से बाहर किसी चीज को जाना, है ना। ये अलग अलग प्रोसेस है। क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसलिए इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। आयंस कौन सा अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल कैसे जाएगा, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किस चिड़िया का नाम है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग लाइन खींच लेते हैं, है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक तरह का मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है। कोई भी चीज जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यहाँ पर एक चीज ध्यान जरूर देना है कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बीच में होती, है ना। अंतर इसमें भी सिर्फ ऑस्मोसिस में सिर्फ इतना ही अंतर है। सेम चीज यहाँ भी कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करती है, लेकिन यहाँ पर थ्रू किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल बोल लीजिए या इसको सेलेक्टिव परमिएबल बोल लीजिए, ठीक है। क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होगा बीच में, तब कोई चीज अपने हाई से लो में मूव करेगी। समझ में आ रहा है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम या मैटर्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सब के लिए सब में डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में ही होता है। खाली लिक्विड मटेरियल ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। अभी हमने बताया कि यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है डिफ्यूजन होने के लिए। एक गैस का यहाँ पर भी छोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, हर जगह ऑटोमेटिकली अपने हर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे। जबकि अगर हम लोग बात करें ऑस्मोसिस की, तो यहाँ पर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। Osmosis, sorry, diffusion depends on the kinetic energy of the molecules of diffusing substance। ये kinetic एनर्जी क्या है, देखो कुछ खतरनाक चीज नहीं है। kinetic मतलब क्या होता है, मूवमेंट में रहने के समय जो एनर्जी किसी के पास होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बैठे बैठे भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ही है भैया, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के समय जो एनर्जी होती है किसी के पास, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जाहिर सी बात है, अगर गैस का भी हो रहा है, यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो दूर तो जाएगा वो, दूर जाएगा तो कौन सी एनर्जी के थ्रू जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स, ऑस्मोसिस के बारे में बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। कितना सोल्यूट मटेरियल है, या फिर इसको अगर समझा जाए तो ये सोल्यूट मटेरियल की तरफ से जाता है, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूट मटेरियल जाता है, यहाँ पर सॉल्वेंट मटेरियल जाता है। कई बार ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात किया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। बताया, एंडो मतलब अंदर आना, साइटोसिस मतलब सेल के सिंपल से एकदम साइटोप्लाज्म के अंदर आना। तो एंडोसाइटोसिस क्या लिखा है, इन द सेलुलर प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस आर इंटरनलाइज्ड बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास एक वेसिकल बनती है, फिर उसके थ्रू अंदर आ जाता है। ये मैकेनिज्म डिटेल हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना सिंपल समझिए कि एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कुछ भी मटेरियल सेल के अंदर आ जाता है। साइटोसिस मतलब सेल साइटोप्लाज्म में आ जाता है ना। इट इंक्लूड्स फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस हमारे एडिटर टीम, कंटेंट राइटर्स, इसको ध्यान दें कि यहाँ पर ये लोग मेरा टेस्ट भी लेते होंगे ना बीच बीच में, देखो सब पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते, है ना। कोई बात नहीं। एंडोसाइटोसिस भैया दो तरह का है बेसिकली, ठीक है। एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें पिनोसाइटोसिस क्या लिखा है, नहीं लिखा इन्होंने। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, देखो जब कोई सॉलिड मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा बाहर से, इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। इसको कई बार प्यार से फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग, कि सेल खाना खा रही है, सॉलिड मटेरियल आता है। पिनोसाइटोसिस एक चीज है जिसमें लिक्विड कंटेंट का अंदर आना होता है, इसीलिए इसको प्यार से सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। तो एंडोसाइटोसिस में खाना खाने का मतलब है कि कोई सॉलिड मटेरियल खाओगे तो खाना बोलेंगे,
लिक्विड वाला है तो पीना बोलते हैं, इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस, इसको पीना से पीनोसाइटोसिस, है ना, लिक्विड कंटेंट है। अमीबा हमेशा एंडोसाइटोसिस करता है, और कौन सा, फैगोसाइटोसिस, खाना खाने के लिए। एग्जांपल हो गया एक्सोसाइटोसिस, हमने बताया ये अंदर लाने के लिए, ये बाहर लाने के लिए। एक्सोसाइटोसिस को भी प्यार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल वॉमिटिंग या एक्सक्रीशन, है ना, सेल वॉमिटिंग या फिर एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं कि क्या होता है। ये क्या होता है, देखो लिखा है, इट इज एन इसेंशियल प्लांट एंड एनिमल साइकिल बिकॉज इट परफॉर्म्स द अपोजिट रोल ऑफ एंड्स, इसके जस्ट अपोजिट, वहां पर कोई भी कंटेंट बाहर से अंदर आता है, यहां पर अंदर से बाहर जाएगा, इसलिए वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग में क्या होता है, अंदर का कंटेंट बाहर ही तो जाता है, ठीक है। द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड इन अ प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल्स फ्रॉम सेल टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड आउट बाय द एक्सोसाइटोसिस। कहने का मतलब ये, जो भी हम लोग खा पी रहे भैया, है ना, नॉर्मल खाएंगे, कम खाएंगे, तो जो वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा वो भी एक तरह का है एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम द बॉडी है, लेकिन वो एक्सोसाइटोसिस नहीं बोलेंगे। सेल के अंदर से अगर इस तरह से कोई कंटेंट बाहर जाने को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सेल वोमिटिंग सिंपली। तो फिलहाल पार्ट 3 में इतना ही, है ना, आप आगे पढ़ते रहिए लगातार, और इसके आगे की पढ़ाई पार्ट 4 में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।